तो कैसे अगर आप भी 12th पास स्टूडेंट है तो आपके लिए वो चीज़ आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, DU/SOL 2025 के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और सारे ही एक बार में आ चुका है। अब जैसे कि पहले हुआ था ना कि स्टेप बाय स्टेप दे रहे थे, पहले रजिस्ट्रेशन ले लो फिर आईडी क्रिएट कर लो अपनी ABC आईडी। अब इनने क्या करा है, एक बार में सारा प्रोसेस दे दिया भाई, एक बार में सारा फॉर्म फिल कर लो, बार बार का झंझट ही नहीं है, बार बार डेट आएंगी, बार बार डिले होगा, बार बार कुछ होगा नहीं है, एक बार में फॉर्म इन्हें रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, अब इनकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, मतलब स्टार्ट तो हो गया, लास्ट डेट क्या है वो भी एंड में वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहना वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ऐसे 3 साल काम आऊँगा मैं। आप देखते हो मेरे चैनल पे कितना कंटेंट पड़ा है, हर सेमेस्टर में डालता हूँ मैं, आपके भी काम आऊँगा। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ मेन जो है, आप आ जाओगे DU/SOL की वेबसाइट पर, ऐसा कुछ आया, क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करोगे। बच्चे गलती कर रहे हैं कहाँ है, पहले स्टेप में गलती कर दे रहे हैं लॉगिन के टाइम पर। बच्चे मोस्टली में तो भाई थोड़ा वो है, पर मोस्टली बच्चे थोड़े से भाई वो है, इतना उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, आईडी क्रिएट कर ली बच्चों ने सबने पहले जाके। यहाँ पर आईडी क्रिएट का पोर्टल होता है, रजिस्टर लिखा है ना, मतलब आईडी क्रिएट कर रहे हैं आप। यहाँ पर आप रजिस्टर करने गए, आपने यहाँ पर आईडी क्रिएट करी, मतलब आईडी क्रिएट हो गई आपकी। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट होगी, OTP वगैरह डाला और वेरिफिकेशन भी होगी, आईडी क्रिएट होगी। अब आपको उस पर लॉगिन करना होता है। आईडी एक ही बार क्रिएट होती है ना, फेसबुक की आईडी बनाओगे एक ही बार तो क्रिएट होगी, उसके बाद तो चलाने के लिए लॉगिन करोगे ना, ऐसा होता है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, आईडी क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ से, करने के बाद दोबारा जब खोल रहे हैं, दोबारा भी डिफॉल्ट में यही खुलता है, क्योंकि आपको पता है आप जैसे डिफॉल्ट में क्लिक करोगे वहाँ पर आप सीधा यहीं आते हो आईडी क्रिएट करने वाले पे। तो बच्चे कर रहे हैं फिर से यहाँ पे फिल करने लगते हैं कि अब मैं चालू करता हूँ आईडी को, मतलब अपने आईडी के अंदर चाहता हूँ क्या क्या फॉर्म फिल करना, खुलती नहीं है। वो कहता है भाई इनवैलिड आईडी है, ईमेल ऑलरेडी टेकन है। अब मैं बताऊँ दिक्कत क्यों आ रही है, भाई आईडी आपने पहले क्रिएट की हुई है, आप दोबारा आईडी क्रिएट करने जा रहे हो, तो वो तो बोलेगा ही ना भाई ऑलरेडी क्रिएट है आपकी आईडी। तो आपको ये नहीं करना, एक बार आईडी क्रिएट हो गई उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा होगा, लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे ना आप, आपका लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको खुल जाएगा। उसमें आप अपना आईडी, मतलब आपका जो फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वो डाल देना, और अपना जो भी आपका पासवर्ड बनाया था वो डाल देना, कैप्चा नीचे दिया होगा फिल कर देना और लॉगिन कर लेना, सीधी बात है। देखो, और अगर आपका लॉगिन पे ना क्लिक हो रहा हो तो रिफ्रेश करके थोड़ी देर बाद ट्राई करना, खुल जाएगा, वरना तो खुल ही जाता है काफ़ी सारे बच्चों का। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर हाइड वाइड करना पड़ेगा, तो इतना तो आपको पता है लॉगिन कैसे करना है यार, कर चुके हो आप। उसके बाद अब देखो सारे स्टेप आ चुके हैं, ऊपर दिख रहे होंगे आपको, ये सारे स्टेप खुल चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो आपको करना कैसे है। सबसे पहले पर्सनल वाले में जो है, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम आप कर चुके हैं, मैंने इसकी वीडियो भी डाल दिया। अगर आपने नहीं करा ये स्टेप तो मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो डाल दी अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एडमिशन की मैंने वीडियो डाल दी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, ये तो आपको वहीं से कर लेना। ये तो वही स्टेप है, पहले वाला स्टेप है, सबने कर लिया होगा मोस्टली। अब जो स्टेप मेन स्टेप है जो आज से शुरू हुए हैं वो यहाँ से हुए हैं, ABC आईडी से लेकर फीस तक ये शुरू हुए हैं, और ये फिल कराऊंगा आज आपका। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, कहीं कट नहीं मारूंगा वीडियो में, पूरी अनकट वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों को पता चले कि जहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है वहाँ पे क्या क्या मैंने सोल्यूशन करे हैं जो मेरा सही हो गया, ताकि आप भी वो सोल्यूशन कर सकें, वो सोल्यूशन अप्लाई कर सकें जो मैंने अप्लाई करा सही करने के लिए। और बाकी तो मैंने कराया भाई, कहीं भी आपको दिक्कत है आप वहीं से वीडियो देख सकते हैं, पूरी लाइव वीडियो है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ABC आईडी DB आईडी मैं एक बार एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ करना क्या है। यहाँ पर ऐसा आपके सामने खुल जाएगा, आपको फिल क्या करना है। यहाँ तो मैंने फिल करा हुआ है इसलिए हाइड होगा आपके सामने, पर करना क्या है फिल इसलिए मैं बताऊँ। ABC आईडी है, आपको कहाँ मिलेगी कुछ नहीं बताया गया है यहाँ पर। वैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड तो दिया हुआ है, पर यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पर पोर्टल पर जाओ, ये करो, वो एक्सेल शीट बनाओ, उसमें ये करो वो करो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर दिया हुआ है। पर यार हम तो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, हमको तो पता है कैसे करना होता है, हर साल आता है हमारे लिए, तो हमको तो पता है हर साल ऐसे फॉर्म निकलते हैं, हमने भी कैसे करा था। हमको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाओ, प्ले स्टोर खोलो और डिजी-लॉकर ऐप डाउनलोड कर लो। आपको पता होगा गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऐप है वो। ठीक है, डिजी-लॉकर, भाई प्रमोशन नहीं कर रहा है, इस स्टेप बता रहा हूँ ABC आईडी का, सोचो भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ABC आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिजी-लॉकर डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी वहीं लेके जाएंगे आपको। अगर यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड पे क्लिक करोगे ना, ये भी वहीं लेके जाएंगे, वही प्रोसेस बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ, पर मैं सिंपल भाषा में समझा दूँगा। डिजी-लॉकर डाउनलोड कर लिया, उसको लॉगिन कर लो। अगर आपके पास एग्जिस्ट पहले से आईडी है लॉगिन कर लो, नहीं है तो बना लो। अब सिंपल एक मेन बात है जो है, आईडी बना रहे हो तो उसी नंबर से बनाना जो नंबर यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्योंकि आईडी बनाते टाइम वो आधार कार्ड मांगता है। लगा लो आपका नाम अक्षित सिंह है, आप आईडी बनाने गए तो अपना आधार कार्ड डालना, वहाँ पर अपना आधार कार्ड डालोगे, अपने आप वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच करके आपकी आईडी बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपने अक्षित सिंह का आधार कार्ड नंबर डाला ना, आधार कार्ड का नंबर UID होती है जो, वो डाली, आईडी क्रिएट हो जाएगी अपने आप। वो आपको डिटेल फिल नहीं करनी, मेरा नाम ये, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, अपने आप वो ले लेगा, अपनी फैच कर लेगा आधार कार्ड से, क्योंकि इसलिए सर्टिफाइड ऐप है, ताकि अपने आप को अपने आप फेक इन्फॉर्मेशन ना डाल दे वहाँ पे। इसलिए अपने आप डालोगे ना आधार कार्ड, अपने आप फैच कर लेगा सारी नेम डिटेल, नेम जो होता है आपका वो आ जाएगा, वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगा, जेंडर वगैरह सब आ जाएगा आपका, अपने आप आ जाएगा। और आईडी क्रिएट किस नंबर से करनी है, जो यहाँ पर दिया है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नंबर मांग रहा था ना, वो नंबर, ईमेल आईडी का चलो यहाँ पर फिलहाल काम नहीं है, पर नंबर वो डालना भाई
जो यहाँ पर जिससे आईडी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि मैच होना चाहिए नंबर, उसी से वो करेंगे, फिल करेंगे। और आप जब डॉक्यूमेंट वो डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट फैच करने जाओगे ना, तो वो उसी नंबर का डॉक्यूमेंट देगा। ये नहीं है आपने फादर के नंबर की आईडी बना ली, उससे आप फैच करो भाई, वो फादर का ABC आईडी ढूंढ लेगा कहाँ पे जाके, वो ढूंढ लेगा फादर की ABC आईडी का, उसको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आपको अपना ABC आईडी ढूंढनी है, तो अपना ही जो अपने रोल नंबर वहाँ पर डाला हुआ था, वो अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ था, वही मोबाइल नंबर डालना है। और आधार, जब यहाँ पर आईडी क्रिएट करने जाओ तो भी आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ताकि आपकी डिटेल फैचो, फिर आपका ABC आईडी बन के आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? समझिए हो ना, ABC आईडी कैसे आपको अपनी लानी है। अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, आप अपना फ़ोन नंबर डालना है, या तो जो आप लिस्ट में डाला है वो फ़ोन नंबर डाल देना, पर आधार कार्ड मेनली अपना डालना, ताकि वो आपका ही फैच करे। अब कर लिया लॉगिन वॉगिन तो आप करना आता होगा, मैंने काफ़ी समझा भी दिया। ठीक है, लॉगिन कर लिया डिजी लॉकर में, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आईडी क्रिएट कर लिया आपने आधार कार्ड से। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब आप डिजी लॉकर खोलोगे, खोलते ही सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन नीचे, सबसे नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, होम, सर्च, इशूड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इशूड डॉक्यूमेंट पे जाना है। ठीक है, मोस्टली 99% चांस ये होते हैं, इशूड डॉक्यूमेंट पे अपने आप आपको शो कर देगा आपको अपार आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी चाहिए होती है यहाँ पर, ABC आईडी भी कहते हैं इसको अपार आईडी भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना, ABC की फुल फॉर्म ये होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, कहीं चौक जाओ भाई, ABC आईडी तो है नहीं, अपार आईडी यहाँ पे, अपार आईडी और ABC आईडी दोनों एक होती है। अगर आपने सही अपना जिस आधार कार्ड से, जिस नाम से, फ़ोन नंबर से यहाँ पे फिल करा था फॉर्म, उसी से अगर डिजी लॉकर में भी आप लॉगिन करोगे, आधार कार्ड वही डालोगे, अपने आप को फैच कर लेगा कि आपका नाम अक्षित सिंह है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका जेंडर ये है, तीनों चीज़ मैच हो गई उसकी, आधार कार्ड भी डिजी लॉकर के पास आपका है। आप सर्च करोगे ना, फिर वो आपके नाम का सर्च करके आपको निकाल के देगा आपका। अगर आपने घर वालों किसी का ABC वो निकाल लिया ना, आईडी बना दी, उनकी आईडी सर्च करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भाई नाम एक को चेंज ही नहीं होगा। जैसे आपका नाम, फादर का नाम कह लीजिए मुकेश है ना, वहाँ पर आप ABC आईडी पे क्लिक करोगे ना, वो दिखाएगा ही नहीं, वो कहेगा मुकेश की आईडी ढूंढने लग जाएगा, मुकेश नाम की आईडी ढूंढने जाएगा आपके फादर की, पर आपको तो अपनी चाहिए। तो मैंने यही कहा है, अपनी आईडी बना लेना। इशूड डॉक्यूमेंट पे जाओगे, 99% चांस है वहाँ पर अपने आप अपार आईडी लिखा आ जाएगा। समझ रहे हो, इशूड डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो आपने फैच कर रखे हैं डिजी लॉकर के अंदर, पर इशूड डॉक्यूमेंट में अपने आप आ जाओगे। ये भी डिजी लॉकर से कराते हैं ना, तो अपने आप डिजी लॉकर पर सेंड कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, कि अपने आप इशूड डॉक्यूमेंट में चले जाता है। समझ रहे हो ना, ताकि बच्चे को ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एट द एंड आना तो डिजी लॉकर पे ही है। तो इशूड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपको अपार आईडी लिखा मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अपार आईडी या ABC आईडी या एकेडमिक बैंक ऑफ रूरल क्रेडिट ये मिल जाएगा आपको लिखा वहाँ पर। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड जैसी एक आईडी खुल जाएगी, जिसमें आधार कार्ड जैसे आपका होगा। ठीक है, उसमें आपकी ABC आईडी लिखी होगी और आपकी फोटो होगी। फोटो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपकी ABC आईडी होगी, फोटो तो आप जो आप पे दोगे वही हो जाएगी आधार कार्ड वाली। ठीक है, आपको वहाँ पर ABC नंबर लिखा मिल जाएगा, वो ABC नंबर उठा लो वहाँ से। ठीक है, वहाँ से उठा लिया। अब ये वो तो बच्चे कॉपी कर लेंगे जिनको इशू डॉक्यूमेंट मिल गया। अब एक क्वेरी ये बच्चों की आती है, हर साल आती है, कईयों का नहीं मिलता वहाँ पर, इशूड डॉक्यूमेंट में दिखाता ही नहीं है आपका। ठीक है, समझ गए मेरी बात, इशूड डॉक्यूमेंट में जाओगे वहाँ दिखाएगा ही नहीं आपकी अपार आईडी, ABC आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कुछ भी कह लो, वो दिखाएगा ही नहीं यहाँ पर। उनको क्या करना है, डिजी लॉकर खोलो, लॉगिन वॉगिन कर लो, इशूड डॉक्यूमेंट में नहीं जाओ, वहाँ पे आप जाकर देख लिया आपको नहीं मिली, आप जाओ साइड में सर्च लिखा है, सर्च पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये लिखोगे, अपने आप सर्च करते ऊपर आ जाएगा अपार आईडी, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अपार आईडी सभी सेम ही होता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखोगे, अपार आईडी ऊपर आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद ना 1 मिनट में अपने में खोल लेता हूँ, आपको फिर लाइव दिखाता हूँ। लाइव स्क्रीन तो मैं नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा आपका खुलेगा। आप गए सर्च पे, आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर गए एकेडमिक बैंक ऑफ रूरल ऑफ क्रेडिट, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखा, अपार आईडी सबसे ऊपर आ गया, अपार आईडी में मैंने क्लिक करा। ठीक है, आप भी क्लिक कर लेना, आपको दिखाई तो दी मेरी स्क्रीन, पर आप समझ जाओगे, अपने में खोलोगे ना, आप रिलेट कर दोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका भी सेम ही खुलेगा, क्योंकि अपने आप वो आपका नंबर ले लेगा, वो अपने आप आपका नाम ले लेगा जो आधार कार्ड में है, अपने आप आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ले लेगा, अपने आप जेंडर जो आपका आधार कार्ड में वो ले लेगा, आपको कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अपने आप ले लेगा। और ये भाई मेक श्योर करना आपने सही आधार कार्ड डाला हो, जब भी आपका नाम मैच होना चाहिए यहाँ पर, जब भी आपके नाम को ढूंढ के लाएगा, बार बार बता रहा हूँ ये बात को। उसके बाद कैसे फिल करना है, और फॉर्म तो काफ़ी लंबा सा आ जाएगा, ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तो अपने आप फिल आएगा। उसके नीचे पूछेगा आइडेंटिटी टाइप, एडमिशन ईयर, स्टूडेंट कहाँ के, आप ये पूछेगा, आपको झंझट में नहीं पढ़ना है। 3 चीज़ें अपने आप फिल आई ऊपर की ना। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करने का आ जाएगा, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपकी लिस्ट से खुल जाएगी कि रोल नंबर से फाइंड करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर से, एनरोलमेंट नंबर से, या नन। नीचे नन लिखा है ना भाई, उस पर क्लिक कर देना आपको, कि आपके पास अभी कोई रोल नंबर नहीं है, कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं है, कोई एडमिशन के लिए नंबर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका करना है आइडेंटिटी टाइप में जाकर नन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नन पे क्लिक करोगे ना, आपका देख लीजिए सारे स्टेप कट चुके हैं, वो आपका सिर्फ जो प्री फिल्ड आया था, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर जो आपका है वो आपका फिल आ चुका है। नन पे आपने क्लिक करे, सब कट गया है। जो भी आपके नाम का, डेट ऑफ बर्थ का इसका डॉक्यूमेंट होगा, अपने आप फैच कर लेगा। नीचे लिखा है गेट डॉक्यूमेंट, गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही ना वो थोड़ा सा लोड लेगा,
ठीक है। लोड करके वो आपके नाम पे, आधार कार्ड के नाम पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अपार आईडी अगर आपके नाम पे है, जो आपके पास आ ही जाएगी, वो DOSL ने रिलीज़ कर दी है, आपको आ जाएगी, वो फैच कर लेगा अपने आप। फैच करने के बाद आपको इशू डॉक्यूमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कैसे आप डॉक्यूमेंट को इशू कर लेते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। अगर आपका इशू डॉक्यूमेंट मारा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सर्च करके वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, आइडेंटिटी टाइप में नन सेलेक्ट कर दो, गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे, वो आपके नाम पर जो भी अपार आईडी का डॉक्यूमेंट अगर है वो अपने आप फैच कर लेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा अपार आईडी, और फिर उसमें आपको अपना ABC ID मिल जाएगी, लिखी हुई ABC ID, उसको कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना है पेस्ट, ठीक है। यहाँ तो मेरा हाइड कर रखा होगा, पर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये तो प्रोसेस हो गया। अब DBID मेनली प्रोसेस यही होता है, DBID और ABCID का। उसके बाद तो सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसके बारे में इतना बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। अब आते हैं DBID, ये भी काफ़ी सिंपल है। DBID के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा, साइड में लिखा है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID वेबसाइट क्लिक हियर, यहाँ पर लिखा है ना DBID के लिए, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, हाँ, जैसे आप क्लिक करोगे आपका ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या पेस्ट करना है, आपको अपनी ABC ID पेस्ट करनी है, जहाँ पर आपको मिली है ना डिजिलॉकर में जाकर, आपने यहाँ पेस्ट भी करी है, ये पेस्ट भी करी है आपने यहाँ पर जाकर, ये अब आप तो हाइड होगी, पर यहाँ पर मैंने पेस्ट करी है। जो आपने पेस्ट करी है ABC ID, उसको यहाँ पर लिख दो या पेस्ट कर दो। करने के बाद जैसे एंटर क्लिक करोगे, अपने आप वो दिखा देगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी DEB ID क्या है और आपकी ABC ID क्या है। ABC ID तो आपको पता ही, आपने फिल करी है अभी, तो यहाँ पर से आपकी DEB ID मिल जाएगी आपको, समझ रहे हो ना। ABC ID यूज़ होती है DEB ID को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको DEB ID क्रिएट करनी है तो आपको पहले ABC ID बनानी पड़ेगी। उस ABC ID डालोगे यहाँ पर, उसके बाद आपकी DEB ID मिल जाएगी आपको। आपने डाला, आपकी DEB ID आपको मिल जाएगी, एंटर पे करो, DEB ID मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसको वापस आ जाओ, DEB ID यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। हाइड होगा अभी तो वैसे, पर आपको क्या करना है बता देता हूँ। यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ दोबारा री एंटर कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके रिकॉर्ड में है, समझ रहे हो, रिकॉर्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने अपने डाल दी, जो भी है। इतना सिंपलीफाइड प्रोसेस है, इतना समझाने की जरूरत है भी नहीं, फिर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपका हो जाएगा, आपको करना है सबमिट पे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते आपको एक दिखाएगा प्रीव्यू, कि आपने क्या क्या, ये हर स्टेप पे दिखाएगा। जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करोगे ना, आपको फिर प्रीव्यू दिखाएगा उसका, कि भाई प्रीव्यू देख लो आपने क्या क्या भरा है, एक बार नज़र डाल लो सही तो है ना, कि बाद में दिक्कत हो जाए, ठीक है। आपको हो जाएगा। वैसे तो मैंने हाइड कर रखा है सब कुछ यहाँ पर अपना, आपको अपना दिख जाएगा यहाँ पर वन क्लिक में, आपको एक पूरी एक शीट पे आपको पूरा दिख जाएगा वेबसाइट में क्या क्या आपने फिल करा है। आपने देख लेना, आपका क्रॉस चेक कर लेना, सही से फिल कराना, उस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते आपके पास आ जाएगा अकेडमिक वाला पार्ट। अकेडमिक में भाई अब आपको अपनी 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बेसिस पे आपको कोर्स मिलते हैं। 10th और 12th की मतलब ये होता है जितने आपके मार्क्स आए हैं, कहाँ से आपने 10th और 12th करी, कौन से बोर्ड से करी है, कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, कितनी परसेंटेज आई थी, सब बताना होता है, ताकि उनको पता चल सके भाई आपका रिकॉर्ड के बारे में। उसके हिसाब से तो आपको वो मिलेगा ना भाई, क्या होता है, कोर्स मिलेंगे ना। तो करना क्या है, जैसे मैंने तो अपना फिल कर रखा है यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, ऐसे खुलेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ आपका, ऐसा खुलेगा ये, ठीक है। ऐसा पहले ये इतना खुलेगा, इसमें आपको डालना कौन से बोर्ड से आपने करा, बिहार बोर्ड, यूपी पटना बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका CBSE से करा है। मैंने भाई मेरे स्टूडेंट ने तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। रिजल्ट क्या था, वो पास था, पास ही होंगे आप जब भी यहाँ फिल करने आए हैं, ठीक है। आपने 12th का बोर्ड का रोल नंबर, अब 12th का बोर्ड का रोल नंबर कहाँ मिलेगा आपको भाई, 12th की आपकी मार्कशीट तो आपके पास होगी ना, 12th की मार्कशीट है तो आपको मिल गई होगी, मिल तो गई होगी अब तक। अगर नहीं वैसे मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो आपका एडमिट कार्ड तो है ना, अगर आपको मिल नहीं रही, एडमिट कार्ड उठाओ, एडमिट कार्ड में लिखी होती है जो आपकी रोल नंबर लिखा होता है ना, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वही होता है यहाँ पर, ठीक है। और आपके उसमें भी लिखा होता है वो एडमिट, उस पर रिजल्ट पर 12th का बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, उसमें लिख रहती है ये यहाँ पर पेस्ट कर दी। आप कौन सी ईयर में पास करा था, अगर आपने अभी पास करा है तो भाई आपने मोस्टली ने अभी पास करा होगा भाई, 99.9% बच्चों ने। तो आपको क्या करना है, पासिंग ईयर में लिख देना आपका 2025। लिखने के बाद क्या कर रहा है, आपका मेरा सेम मत कर देना भाई, मेरा पहले का ही है, ठीक है। आप इसको मत देखना, आप रोल नंबर भी अपना डालना, सब डालना अपना, ठीक है। उसके बाद अब सब्जेक्ट पूछेगा, आप पे 12th कौन से सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स का टोटल मार्क्स था उसमें, और कितने आपके मार्क्स आए। समझाता हूँ कैसे क्या है। जैसे कि मेरे 12th में मेरे स्टूडेंट के यहाँ पर ये था, अकाउंटेंसी थी, उस पर इकोनॉमिक्स थी, इंग्लिश थी, बिजनेस था, ये सारे सब्जेक्ट थे उसके पास, ठीक है। टोटल मार्क्स में आपको डालना है कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, ये मत डाल देना मेरे कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स आए थे, ये बताना है कितने मार्क्स का पेपर था आपका टोटल। तो आपको पता होगा मेनली 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी का 100 का था, इकोनॉमिक्स 100 के मार्क्स के पेपर थे मेरे स्टूडेंट के। मैंने पहले लिख दिया 100 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर था। अब यहाँ पर लिखा टोटल सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, आपको कितने मार्क्स मिले उसमें से, ठीक है। और भाई अपनी मार्कशीट के हिसाब से अपना जो रिजल्ट है उसके हिसाब से भरना है, यहाँ पर गलत मत भर देना। आगे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है, कहीं आप चतुराई दिखाओ और गलत भर दो, फिर आगे जाके कैंसिल कर देंगे आपका फॉर्म बुक, ठीक है।
आप सोच समझ के भरना, ठीक है। अब मेरा देख के मत भरना। और यहाँ पे ठीक है, टोटल सब्जेक्ट मार्क्स में आपके जितने मार्क्स हैं आपको वो फिल कर देना है। जितने सब्जेक्ट हैं आपके पास ये भी कर लेना, ठीक है। आपके पास जैसे आप लगा लीजिए मेरे पास तो 6 सब्जेक्ट थे मेरे स्टूडेंट के पास, अगर आपके पास कहो मेरा 7वां भी है मेरे पास, तो यहाँ पर 7वां सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, उसके मार्क्स वाक्स फिल कर दो। या कहो मेरे पास तो मैंने 6 फिल करे हैं, आपको मेरे पास तो 5 ही थे, तो इसको यहाँ पर से नन कर दो, इसको हटा दोगे ना, यहाँ पर ऊपर दिखा के सेलेक्ट पर क्लिक करोगे हट जाएगा, ठीक है। जितने सब्जेक्ट है उतने यहाँ पर अटैच कर लेना, उतने उनके टोटल मार्क्स और जितने मार्क्स आपको मिले थे वो कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स में, आपको पूछेगा एड्रेस क्या है स्कूल का, और आपके पास मतलब क्या आपका स्कूल का नाम था जिससे आपने स्कूल करा है, ठीक है, और क्या ही उसका एड्रेस था, ठीक है। मेरा फिल मत कर देना भाई, मैं तो टेम्परेरी बेसिस पे फिल कर रहा हूँ, मेरे को कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं करना, मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए, बस मैं तो दिखाने के लिए आपको फॉर्म फिल कर रहा हूँ। मैं एंड में कैंसिल भी कर दूँगा अपना फॉर्म को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, पर आप अपना सही समझ के भरना, ये मत भर देना ऐसे ही मेरी तरह उल्टा सीधा भर दिया। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि फॉर्म में आगे भर सकूँ, इसलिए मेरे को पता है, आपको पता होगा अगर मैं ये स्टेप फिल नहीं करूँगा तो मैं अगले स्टेप तक नहीं जा सकता, तो मेरे को अगले स्टेप पर जाने के लिए मैंने सारी डिटेल्स ऐसे ही फिल कर दी जल्दबाजी में। आप ये देख के मत करना, आप सही फिल करना, काफ़ी आगे जाके दिक्कत होगी नहीं गलत भर दोगे तो, ठीक है। समझ गए ना आप मेरी बात, मेरा देख के मत कर देना भाई यहाँ पर नेम एंड एड्रेस बोला स्कूल का, मैंने सिर्फ एड्रेस लिख दिया, ठीक है। ये मत करना, अपने हिसाब से जो आपका नेम लिखना फिर एड्रेस लिखना, सही सही लिखना। मैंने तो जल्दी करा हुआ है क्योंकि मेरे को एडमिशन नहीं लेना, बस मेरे को फॉर्म फिल करके आपको दिखाना है, मतलब ड्राफ्ट में डाल दूंगा इस फॉर्म को और डिलीट कर दूंगा इस फॉर्म को, मैं फिल नहीं करूँगा पूरे फॉर्म को, ठीक है। समझ गए ना आप सही से लिखना। ये लिखने के बाद आपका नीचे आएगा 10th की डिटेल लिखनी है, आप 10th में क्या करा था आपने, ठीक है। 10th पास कब करी थी आपको वो ईयर लिख देना, कहाँ से करी थी, गवर्नमेंट स्कूल था, सेमी गवर्नमेंट था, ये था वो था, केंद्रीय विद्यालय था, वो कर लेना। मेरा प्राइवेट था स्टूडेंट का, मैंने प्राइवेट डाल दिया। एग्जामिनेशन कौन से स्टेट में थे आप जब दिया था, कौन से स्टेट से दिया था, दिल्ली से दिया था, ठीक है। अब बोर्ड का नेम कौन सा बोर्ड था भाई, सीबीएसई था, तो मैंने सीबीएसई कर दिया। और वापस से पूछा हुआ स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, ठीक है, तो आपको भाई अपना एड्रेस डाल देना 10th का, जहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेज था स्कूल था आपका उसका नाम और एड्रेस डाल देना है, ठीक है। रोल नंबर 12th का डाल देना है आपको, वैसे डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटो फिल आया। क्यों ऑटो फिल आया, क्योंकि ऊपर आप यहाँ दे चुके हैं अपना रोल नंबर, यहाँ पे दे चुके हैं, और यहाँ पे भी आप अपना मतलब अपने आप डाल लेना। अगर आपका डल जाए तो काफ़ी मतलब मेरा तो अपने आप ही आ गया था, आप अपने आप डाल देना। यार 10th का एडमिट कार्ड आप पे होगा, 10th का मार्कशीट होगी उस पर लिखा होता है, डाल देना, ठीक है। रिजल्ट मोड आपके पास कैसे रिजल्ट आया था, ग्रेड में आया था, परसेंटेज में आया था, मैंने कहा परसेंटेज में आया था। मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स कितने 100 थे, मार्क्स मेरे कितने आए टोटल में से 87 आए थे, परसेंटेज आ गई मेरी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि आपने 600 मार्क्स का पूरा टोटल 6 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ दिया, आपने 600 आए थे, 6 सब्जेक्ट के 100 मार्क्स के सारे पेपर थे, 600 मार्क्स टोटल हो गए आपको। टोटल में से आपको आए लगा लो 545 मार्क्स आए आपके, तो आपने ऐसे क्लिक करा अपने आप वो फैच कर लिया डिटेल क्या है। ये मत करना मैंने 100 लिखा हुआ था यहाँ पे गलती से लिख दिया था वो मैंने, आपको कैसे लिखना है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स बताना है कितने आपके सब्जेक्ट थे। जैसे मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे और 6 के 6 सब्जेक्ट का जो पेपर था वो 100 मार्क्स का होता, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 600 हो गए, 600 यहाँ पर हो गए। टोटल 600 में से मेरे कितने मार्क्स आए मेरे को कर लेना, मेरी मार्कशीट में वैसे लिखा होता है, वरना आपको वो भी ऐड करके देख सकते हैं आप कि टोटल आपके 600 में से कितने मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट के प्लस करके। तो मेरे जैसे इतने आए, मैंने ये लिखा, अपने आप वो परसेंटेज निकाल लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं चतुराई दिखाते हैं, गलत लिख देते हैं। तो इसमें सिर्फ बोला हुआ आप टोटल मार्क्स और अपने जितने मार्क्स आए थे आपके वो लिख दो, अपने आप परसेंटेज निकाल कर लिख दी। उसके बाद आपको ये फिल करना है कि यहाँ पर करना है आपने ये फिल करना है इसलिए ताकि आपने ये बताने के लिए कि आपने क्या कौन सी लैंग्वेज कौन सा सब्जेक्ट कब कब तक पढ़ा है। जैसे कि आपने हिंदी है, मैंने 10th तक पढ़ी है हिंदी, मेरे उसके बाद 10th में हिंदी, 10th के बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, तो आपको करना है अगर आप 10th तक अगर आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है आज तक, आपको किसी और स्टेट के आपने कहा भाई हिंदी में सब्जेक्ट नहीं था, वैसे होगा आपके पास इंडिया में है, तो अगर आपका नहीं है फिर भी मैं समझाता हूँ। अगर औरों का बताता हूँ, औरों का भी सेम ही है, जैसे इसका छोड़ो, ऐसे बंगाली का है, अगर आप दिल्ली विल्ली वगैरह में रहते हैं, ठीक है, तो आपने बंगाली आपने ऑब्वियसली बात है आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा स्कूल में, तो आपको नो कर देना, नो कर देंगे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा भाई ये सब्जेक्ट, ये बता दिया उनको। जैसे हिंदी है, हिंदी मैंने 10th तक पढ़ी तो मैंने येस तो करा, पर यहाँ पर नीचे मैंने ये भी लिख दिया कि भाई ये 10th तक पढ़ी है, अप टू 10th ओनली, ये भी लिख देना कि कब तक पढ़ी है। अगर आप 12th तक पढ़ी 12th तक लिख देना, 8th तक है तो 8th तक लिख देना, ठीक है, लिख दिया। इंग्लिश है, इंग्लिश मैंने भाई यहाँ पढ़ी है, येस पे क्लिक करा, 12th तक पढ़ी लिख दिया। ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़े, मैंने इस पर नो कर दिया। संस्कृत मैंने 10th तक पढ़ी, मैंने ये लिख दिया। उर्दू मैंने नहीं पढ़ी, मैथ मैंने पढ़ी है, तो मैंने इसको 12th तक कर दिया। इसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा से प्रीव्यू दिखाएगा आपको कि आपने क्या क्या फिल करा है, उसको एक बार नज़र डाल लीजिए ताकि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। फिर बता रहा हूँ भाई मेरी देख के फिल ऐसे मत कर देना, मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मतलब मेथड से करा हुआ है, मतलब काफ़ी मैंने रफली फिल करा हुआ है ताकि आपको मैं सिर्फ प्रोसीजर दिखा पाऊँ। मेरा एम बिल्कुल भी एडमिशन फॉर्म फिल करने का नहीं है अपने लिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। तो भाई मेरा देख के बिल्कुल मत कर लेना, ठीक है। मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, बच्चे क्या करेंगे कहीं कहीं मेरे देख के कर देंगे, भैया ने ऐसे भरा इतना इतना सा लिख के छोड़ देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है, आप अपने आप से करें ये काम, समझ गए मेरी बात। अपने आप से पूरी जिम्मेदारी से भरें, पूरी इन्फॉर्मेशन दें, कहीं भी गलती ना करें। मेरे को देख के ये मत कहना भैया ने इन्फ्लुएंस करा था, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे को देख के मत करें, ठीक है।
अपना सारी डिटेल डालें, सोच समझ कर डालें, सही डालें। करने वाली नेक्स्ट करेंगे, आपके पास ऐसे पूछने लगेगा। एडिट पर क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसा पूछेगा असली में। एक सेकेंड, हाँ, इसको करने के बाद आपका ऐसा आ जाएगा। एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ये नहीं आएगा आपके पास। ये सब इस एकेडमिक से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, प्रोग्राम्स पे। अब आपके पास आ जाएगा आप किस किस के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने भाई 12th का अपना रोल नंबर डाला हुआ है, बोर्ड का 10th का रोल नंबर डाला हुआ है, आपने सब्जेक्ट सारे डाले हुए हैं आपके पास कौन से थे, आपने ये भी डाला हुआ है कि मेरे टोटल में से कितने मार्क्स आए थे, आपने ये भी डाला हुआ है कि मेरी परसेंटेज कितनी आई थी। तो उसके बेसिस पे आपको दिखा देगा आप कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। साइड में लिखा एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए, ये भी होता है, ये मैं समझना सब मेरा ग्रीन है तो आपका भी ग्रीन नहीं आएगा, सारे मैं एलिजिबल हूँ, मेरे अच्छे परसेंटेज आए तो मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप समझ लीजिए आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, 40-50 ही आए हैं, या उतने रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए जितने चाहिए होते हैं कुछ कोर्सेज़ को करने के लिए, तो यहाँ पर आपका रेड कलर में भी लिखा है। जैसे लगा लीजिए, जैसे बीकॉम ऑनर्स विद मैथ है ना, मैथ में आपका कम मार्क्स है, मतलब मैथ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो यहाँ पर मैथ में यहाँ पे रेड कलर में लिखा आ जाएगा, ये रेड कलर में लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा इन एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, इसमें लिखा आ जाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए बताने के लिए कि बच्चे को एक ग्लैंस में ये पता लग जाए कि भाई मैं कौन से कोर्सेज कर सकता हूँ, जिस बेसिस पे मेरे मार्क्स आए उस बेस पे मैं कौन से कोर्सेज कर सकता हूँ, कौन से कोर्सेज मेरे को मिल सकते हैं, वो आपको बताने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई कोर्स रेड में लिखा है तो आप समझ लीजिए आप वो कोर्स नहीं कर सकते, आपके इतने सफिशिएंट मार्क्स नहीं आए हैं, वरना मोस्टली का तो यहाँ पे ग्रीन ही होता सारा। पर फिर भी आपका किसी गलती से मार्क्स अगर कम आए हैं तो आपके पास, अगर जैसे ये कोर्स है तो आपका दिखा देगा आप इनिजिबल है, एलिजिबल है, आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते इस कोर्स के लिए। ठीक है, आप ये कोर्स नहीं कर सकता, कोई और कोर्स करिए। तो आप कोर्स सिर्फ वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो ही ग्रीन है। जैसे कि मेरा सारा ग्रीन है, सब पे एलिजिबल लिखा है, तो मैं कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप ग्रीन वाला सेलेक्ट कर। जैसे मैंने सेलेक्ट करा भाई मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स विद BBA फाइनेंस माइनर करनी है। आप कोई भी कर सकते हैं, आप बीकॉम करना है बीकॉम कर लीजिए। बीकॉम ऑनर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होता है, बीकॉम ऑनर्स BBA से करनी है, इकोनॉमिक्स से करनी है, इंग्लिश से करनी है, मैथ में करनी है, आपकी अपनी चॉइस है भाई, आपको किस में इंटरेस्ट है। मैथ अच्छी आती है, मैथ से कर लो भाई को, मतलब कॉमर्स में ज़्यादा, मतलब फाइनेंस की आपको इंटरेस्ट है, फाइनेंस का ज़्यादा आता है तो BBA FIA कर लो फाइनेंस का। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में तो इंग्लिश, बाकी तो और भी कोर्स बहुत सारे, BA के काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, बीकॉम का अकेला है, बीकॉम प्रोग्राम वालों का बस उनका तो एक ही होता है बीकॉम प्रोग्राम, उनमें कोई स्पेशलिटी उनमें नहीं होती, जैसे बीकॉम विद इंग्लिश मैथ्स ये नहीं होता, उसमें सिर्फ होता प्लेन बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, होता है। बीकॉम ऑनर्स के 4 होते हैं, BA के भी काफ़ी हैं, BBA के भी हैं, BMS के भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ कौन से कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। BBA के, BMS के हैं, ठीक है, BA के हैं, BA के हैं, फिर BA के बहुत सारे हैं। अगर BA काफ़ी सारे बच्चे हैं तो BA में काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास। BA इकोनॉमिक्स से करनी, उर्दू से करनी है, हिस्ट्री से करनी है, BA आपको हिस्ट्री माइनर से करनी है, पॉलिटिकल साइंस से करनी है, हिस्ट्री एजुकेशन किससे करनी है, मतलब मैथ से करनी है, संस्कृत से करनी है, पॉलिटिकल साइंस से करनी है, तो किसी से भी आप कर सकते हो। समझ गए ना, प्रोग्राम भी है और ऑनर्स भी है, मतलब इसमें तो यहाँ पर प्रोग्राम ही शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, अपनी सबसे देख लें कौन सा आप कोर्स लेना है। यार मैं सबके बारे में क्या बताऊँ, काफ़ी सारे कोर्स सबके बारे में तो बता नहीं सकता मैं एक वीडियो में। जैसे कि मैं लगा लेता हूँ यार, मेरे को क्या सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं आपको एक बार इसका करके दिखाता हूँ बीकॉम ऑनर्स वालों का, फिर आपको एक बार बीकॉम का करके दिखा दूँगा प्रोग्राम वाले का। ठीक है, 2 का करके दिखा दूँगा, बाकी का आप अपने आप कर रहे हैं, सबका मैं नहीं दिखा सकता अभी, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी और क्या क्या बताऊँ मैं। ठीक है, अब इसमें आपका आ जाएगा कौन से आपने मोड से करा है, मतलब आप ये कौन से मीडियम से आपने पढ़ा है, हिंदी मीडियम में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, उस हिसाब से कोर्स चलेगा ना, आगे आपको किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, उस हिसाब से अगर इंग्लिश सेलेक्ट कर दो, आपने हिंदी मीडियम पढ़ा, आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, भाई कॉलेज में आपकी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, फिर पेपर भी इंग्लिश मीडियम में होंगे। समझ गए, यहाँ पर आपने कर दिया इंग्लिश मीडियम, मेरा ऐसा मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेंटर कौन सा आपका, रीजनल सेंटर फॉर कोड फॉर वो एडमिशन, कहाँ के रहने वाले हैं आप, किस एरिया के हैं, नॉर्थ एरिया के हैं आप, लगा लीजिए आप नॉर्थ में वहाँ दिल्ली में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के यहाँ रहते हैं, पंजाब साइड में इधर रहते हैं, तो आप थोड़े बहुत नॉर्थ में आ जाते हैं, नॉर्थ कर देना। साउथ में तो आप भाई साउथ वाले स्टेट्स आ जाएंगे आपके, केरला आ जाएगा, तमिलनाडु वगैरह एक ये आ जाएंगे आपके, ये साउथ में आ जाते हैं। वेस्ट का आपको पता होगा वेस्ट साइड कौन सा आता है, ईस्ट का आपको पता होगा ईस्ट साइड कौन सा आता है, तो अपनी रीजन के हिसाब से। मैं तो भाई नॉर्थ साइड रहता हूँ, दिल्ली साइड मेरा नॉर्थ साइड पड़ता है, तो मैं नॉर्थ पे क्लिक करा, मैं नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा आ चुका है यहाँ पर, फिर से आपको प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा। ठीक है, कि क्या आपने भरा, एक बार आप देख लीजिए। मैं नेक्स्ट पे कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, अब ये वापस ये आ गया, इसको मैं एक बार एडिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ कैसा खुलेगा आपको। ये देखिए, ये आपको खुलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, आपके पास सारे 6 सेमेस्टर के ना एक बार में सिलेक्ट करने का आ गया है, ये इसी बार आया है और इसी बार आपकी ज़्यादा वो हुआ है। ठीक है, चीज़ें बताता हूँ क्या क्या है। पिछले साल तक क्या था, आपका सिर्फ एडमिशन के टाइम 2 कोर्सेज सेलेक्ट कराता रहा, एक ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर का और एक सेकंड सेमेस्टर का हमको कोर्स सेलेक्ट करने पड़ते, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। सीधी बात ये है, 2 सेमेस्टर के हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते थे, 2 सेमेस्टर का एडमिशन हमारा होता रहा। पर इस बार क्या कर दिया इनने,
इस बार ये चेंज करा, ये 6 के 6 सेमेस्टर के एडमिशन का टाइम ही करा दे रहा है कि भाई एडमिशन के टाइम ही सिलेक्ट कर लो कि आपको 3 साल कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। समझ गए होंगे आप। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होते हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड थर्ड फोर्थ होता है सेकंड के, और फोर्थ वो फिफ्थ सिक्स होते हैं थर्ड सेमेस्टर उसके थर्ड ईयर के। समझ गए ना आप। तो इस बार क्या कर रहा है, पिछली बार ये चेंज था, पिछली बार सिर्फ 2 सेमेस्टर का कराते हैं, यहाँ पे फिर 2 सेमेस्टर के चूज़ करने को बोलता है आपको एडमिशन के फॉर्म। पर इस बार क्या कर रहा है, इस बार इसने 6 के 6 सेमेस्टर देख सकते हैं आप नीचे तक, पूरे 6 सेमेस्टर का आ गया, पूरे 3 साल की आपकी कॉलेज की जर्नी आपने कहा है डिसाइड कर लो। यही आप सोच लो आपको 3 साल में कौन से सब्जेक्ट करने हैं। तो भाई काफ़ी सोच समझ करना। देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, बच्चों ने गलती करी, कहीं ना कहीं मैंने भी गलती करी है, ठीक है। मैं भी काफ़ी रिग्रेट करता रहा कॉलेज टाइम में अपने। मैं बताता हूँ क्या गलती बच्चे करते हैं। फॉर्म फिल कर रहे हो आप, आपको पता फॉर्म आ चुका है, काफ़ी बच्चों को बड़ी जल्दी होती है भाई, बहुत जल्दी होती है बच्चों को फॉर्म फिल करने की। मैंने कमेंट में भी देखा था बच्चे ये तो भैया बस फॉर्म आया बस बता दो। कल रात को फॉर्म आया 9 बजे से टाइम को फॉर्म आया, बच्चे कह रहे हैं भैया अभी वीडियो डाल दो, रात को डाल दो। भाई इतना बड़ा प्रोसेसर है, अभी डाल के क्या फ़ायदा है। ये फॉर्म कम से कम 2 महीने चलते हैं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। समझ रहे हो, कम से कम 2 महीने चलते हैं फॉर्म, बहुत टाइम है भाई आपके पास। सोच समझ के भरने के लिए इतना टाइम दिया उन्होंने आपको, ऐसे नहीं दिया कि 1 दिन का टाइम दिया है भर दो कुछ भी, 3 साल रिग्रेट करोगे फिर कॉलेज में। भाई मैंने जब समझ के कर लेता होता। मैंने भी ये गलती करी थी, स्टूडेंट भी काफ़ी गलती करते हैं। मैंने ये गलती नहीं करी थी, मैं जल्दबाजी कर रहा था, मैंने ये गलती करी थी, मैंने बिना रिसर्च के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। फॉर्म तो मैंने काफ़ी आराम से पेशेंस से भरा था, पर मैंने क्या करा था, मैंने सब्जेक्ट थोड़े अटपटे से ले लिए थे, तो जो कि मैंने पहले रिसर्च नहीं करी थी उसके बारे में, मैं ये कैसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप क्या करना है, आपको आप प्रोसीजर बताता हूँ क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। मैंने बताया था जैसे ही मैं बताऊँगा, सुनिए आपको बता सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आ गए आप सब्जेक्ट जैसे प्री फिल्ड होंगे आपके पास, चॉइसेस अगर आपके पास है तो आप चॉइस ले सकते हैं, वरना तो भाई देख रहे हैं इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट चॉइस आ रखी है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है इस बार चॉइस बहुत कम दी गई है। मतलब जब हमने एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो काफ़ी आता था, जैसे 3 कोर्स तो कंपलसरी होते हैं, DSC वाले होते हैं ना, ये 3 तो कंपलसरी होते हैं। अगर आपने जैसे बी कॉम ऑनर्स लिया है ना, तो बी.कॉम के 3 कोर्स तो कंपलसरी हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बी.कॉम वालों को मिलेंगे, ऑनर्स वालों को मिलेंगे, ये आप चेंज नहीं कर सकते। पर हमारे इस टाइम पे ऐसा हो रहा कि बाकी जो है ना एडिशनल कोर्स में आते हैं, ये 4 सब्जेक्ट ना बाकी एडिशनल में आते हैं। तो ये होता है कि हम पे चॉइस मिलती थी कि कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस आपके पास कोई से भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एनवायरमेंटल साइंस पे क्लिक करता तो मेरे पास और भी आ सकते हैं कि इंग्लिश भी ले सकते हो आप इसकी जगह पर, EVS भी ले सकते हो, फिजिकल भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। ये आता था पिछले साल तक भी आता रहा है कि आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते थे आपको कौन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। पर इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया मेथड। इस बार क्या आपको चॉइसेस काफ़ी कम दी गई हैं, आपको सिर्फ आपके जो पीछे अपने प्रेफरेंस फिल करी है ना। मैं 10th तक योगा जैसे मैंने फिल करी थी कि मैंने भाई 10th तक हिंदी करी थी, संस्कृत भी करी थी 10th तक, तो देखिए उसने मुझे संस्कृत दे दी है यहाँ पर सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक। क्यों दी है, क्योंकि मैंने पीछे फिल करा हुआ था कि मैंने 10th तक संस्कृत करी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो पीछे का सोच समझ के फिल करना भाई, वो भी कहीं आप ऐसे ही हवा वजी में फिल कर दो। मैंने साइंस ली थी, फिर आपको साइंस सब्जेक्ट दे देगा ये। समझ रहे हो मेरी बात। तो पीछे का सोच समझ करने से मैंने पीछे फिल करा था, तो उसके बेस पे इसने अपने आप मेरे को सब्जेक्ट दे दिए। पिछली बार तक क्या था, जैसे मैंने 10th तक संस्कृत करी होती ना, तो मेरे पे ऑप्शन फिर भी यहाँ पर आता मैं संस्कृत लेनी है, इंग्लिश लेनी है, हिंदी लेनी है, या कोई EVS वगैरह लेनी है, ले सकते हो। पर इस बार क्या है, उसने देखा पीछे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है 10th तक की 12th तक की, उसके बेसिस पे आपको अपने आप सब्जेक्ट अलॉट कर रहे हैं। आपका चॉइसेस कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे चॉइस कहीं नहीं है। चॉइसेस देख रहे हैं आप, यहाँ नहीं है कहीं भी, एक ही कोर्स दिखा रहा है, एक ही कोर्स, यहाँ चॉइस नहीं है। चॉइस जहाँ पर होगी आपको ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पर फिल आया, ऑटोमेटिक फिल आया, यहाँ पर चॉइस नहीं है। इनमें तो आती भी नहीं, तो कंपलसरी होते हैं। आप देखिए चॉइस यहाँ पर है, यहाँ पर बोला हुआ है आपको कि भाई अपने आप सेलेक्ट कर लो ये वाला कोर्स, यहाँ पर आपको चॉइस है। पिछली बार तक क्या होता था, सब में चॉइस आती थी, इसमें भी चॉइस थी, इसमें चॉइस, सब में चॉइस आती थी। इस बार क्या है, मोस्टली ऑटो फिल आता है, मोस्टली सब्जेक्ट आपको ऑटो अलॉट किए होते हैं। बस आपको एक आधे में जो होता है वो आपको ऑटो अपने आप नहीं करना होता, वो अपने आप फिल नहीं आता, आपको अपने आप कर लेना होता है अपने आप से मर्जी से। तो आप जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन सा कोर्स लेना है, आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। तो मैंने देख सकता हूँ अब मैंने क्या पढ़ा है, जैसे मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, तो मेरी हिंदी मेरे को अच्छी लगी यहाँ पर कि भाई इन सब में से मेरे को हिंदी लेनी है, तो मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट हो गया हिंदी का, सिंपल बात है। अब यहाँ पे ऐसे है, बाकी देख सकते हैं मोस्टली ऑटो फिल है, पर जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है कि सिलेक्ट करने का बोला हुआ है। बाकी सब्जेक्ट सेलेक्टेड है, यहाँ पर बोला सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात क्या है, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, और आप देख रहे होंगे दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और दोनों सेमेस्टर में आप सेम कोर्स नहीं कर सकते। ये भी आपके पास एरर आएगा ना, तो बता दूँ उसका सोल्यूशन पहले ही में, ठीक है। ये बच्चे का सोल्यूशन एरर आता है, जैसे कि दोनों में दिया हुआ है कि आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ भी फिल कर सकते हैं। तो ऐसा होगा, अगर आपने 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कह लो BBA ले लिया, तो अगले में आपको अपने आप कॉमर्स दे देगा वो, अगले में आप BBA नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ये क्राइटेरिया होता है कि आपने अगर एक बार एक सेमेस्टर में ले लिया, तो अगले सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट थोड़ी ले लोगे। ये थोड़ी है यार, आपने
कि अभी आपने जैसे हिंदी औपचारिक लेखन पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी आप उसी को फिल कर दोगे, उसी को दोबारा सेम थोड़ी पेपर ले लेंगे। एक बार पेपर हो गया ना उसका, वो सिलेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, आप दूसरा सेलेक्ट करो, ये बात होती है। काफ़ी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो काफ़ी आपको वो भी लग रहा होगा यार मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, पर मैं इसलिए ही समझा रहा हूँ भाई, काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं और फिर वो कहते हैं भैया बताओ बताओ, तो इसलिए मैं सारा ऐसा सोच रहा हूँ सारा एक ही में क्लियर आपको कर दूँ, ताकि आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको ऐसा हो जहाँ भी आपकी छोटी मोटी क्वेरी छोटा मोटा डाउट तक क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, मेरे को BBA लेना है, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा देखो अपने आप से इसने यहाँ पर फैच कर लिया, अपने आप इसने फैच कर लिया कि भाई आपको 4th सेमेस्टर में ये कोर्स मिलेगा। पहले ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर आपको पता है दोनों सब्जेक्ट थे यहाँ पर, आपने अगर ये यहाँ पर ले लिया तो ये कॉमर्स वाला अपने आप इधर से ले गया। कहाँ गया? एक सेकेंड, अच्छा उसी का सेकंड पार्ट आ गया है, समझ गया। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में जैसे मैंने ये लिया BBA FA लिया, तो BBA FA सेलेक्ट हो गया, इसने अपने आप दे दिया कि आप 4th में फिर BBA FA में करोगे, पर उसका एक एडवांस स्टेप करोगे। समझ रहे हो ना आप? ये आप समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें बोला है सीधी बात यही है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो आपने सेलेक्ट करा है ना उसी के बेसिस पर आपको अगला सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। जैसे आपने BBA सेलेक्ट करा इस साल, अगर BBA करनी है तो अगले साल भी उसने BBA का अलग एक एडिशनल सब्जेक्ट दे दिया, आपको अलॉट कर दिया। अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर दे मेरे कॉमर्स लेनी है तो कॉमर्स यहाँ देता है और कॉमर्स का अगला पार्ट यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर समझ गया आप? फॉर्म अब फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कोई वो नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ भी चॉइस है आपको अपने आप समझ के फिल करना। और फिल कैसे करना है ये बात तो बताना भूल गया मैं। रिसर्च कैसे करनी है बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि आपके लिए सारे नाम नए हैं यहाँ पर। लॉ वगैरह कह रहे हो भाई लॉ कहाँ से आ गया, मैंने तो कॉमर्स ली थी, मेरे पे LLB वाले लॉ कहाँ से आ गए, वो लॉ नहीं है, ये लॉ कंपनी रिलेटेड के लॉ होते हैं यहाँ पर। आप सुन लीजिए कैसे करना है। जैसे कि आपके पास जैसे ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, जैसे बच्चों के पास, जैसे कि आपके पास लगा लो कहीं ऑप्शन होगा आपके पास, जैसे मैं दिखाऊँ तो अगर कहीं ऑप्शन मिले मेरे को, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था यहाँ पर, तो अब आपके पास है कि दोनों में से कौन सेलेक्ट करना है। अपनी मर्जी से मत उठा लेना भाई, गलती बच्चे यही करते हैं, अपनी मर्जी से उठा लेते हैं कि लो भाई ये उठा लेता हूँ, ठीक है ये उठा लेता हूँ, ले लेता हूँ, और बाद में आगे रिग्रेट करते हैं। जब उनकी उसकी पढ़ाई देखते हैं ना कैसी पढ़ाई है, फिर वो रिग्रेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में बताऊँ, जैसे आप पे जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो तो आपको लेने पड़ेंगे। आप पे तो नो इफ नो बट वाली सिचुएशन है, वहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे तो आप रिसर्च ना भी करो तो भी चल जाएगा, आपको तो मिलने ही मिलने, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आपको ये है कि यहाँ पर जैसे मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों में से एक लेना है, सब्जेक्ट हमेशा सेलेक्ट करना है, तो भाई इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लो। जैसे कि मेरे को कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ये मेरे को लेना है, ऐसे सेलेक्ट नहीं कर दूँगा मुझे, क्योंकि पता नहीं इसके बारे में कैसी पढ़ाई, क्या पता इन दोनों कोर्स में से BBA FIA वाला आसान हो इससे, और मैं तो अपनी मर्ज़ी से ही सेलेक्ट कर लिया। बाद में पता चला मेरे दोस्त ने तो वो ले लिया आसान वाला, मैंने ये ले लिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो आसान हो, दोनों का लेवल सेम होता है, पर कई बच्चों के लिए होता है ना भाई, कई बच्चों के लिए भाई फाइनेंस की चीज़ आसान होती है, कई चीज़ों के लिए, कई बच्चों के लिए और बोलो कॉमर्स की आसान होती है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो आपको कैसे सेलेक्ट करना, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले, जितने भी ऑप्शन में सब्जेक्ट दिए हैं उनको गूगल पे सर्च कर लो या उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे या उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप सर्च करोगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलोगे, अगर आपको थोड़ा भी पढ़ के ये लग रहा है भाई हाँ पढ़ने लायक है, आप कर लूँगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मली बात लिखी हुई है इसमें, मतलब नॉर्मली पेपर है, इतना हार्ड नहीं है, तो आप ले लेना। और अगर आपने पेपर देख के उसका ये लगा कि भाई नहीं तो हार्ड है भाई ये नहीं लेना चाहिए, तो आप ऐसे सेलेक्ट करना सब्जेक्ट, ठीक है। ये एडवाइस मेरे को भी देता रहा कोई, तो मैं भी इसको हमेशा अडेप्ट करता है एडवाइस को, पर आपको देना भैया ठोकर खाने से अकल आती है। समझ गए ना आप बात को? तो आप कैसे करना है, अगर आप पे जहाँ भी ऑप्शन है हमेशा यूट्यूब पर सर्च करो, जॉन सबके बारे में सर्च करो यूट्यूब पे, और देखो कौन सा इनमें से आसान पड़ेगा, या DUSL की वेबसाइट पर जाके बुक डाउनलोड कर लो इनकी, उसमें से जाके देखो कितने चैप्टर किस सब्जेक्ट में है, कौन सा मेरे को पढ़ने में आसान लग रहा है, वो सब्जेक्ट लेना, अपनी मर्जी से मत ले लेना, ठीक है। ये सबके लिए एडवाइस दे रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के लिए एडवाइस दे रहा हूँ, सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए नहीं है। बाकी आप अपने आप फिल कर लोगे ना, ये आप सारे देख कर लें, जहाँ भी ऑप्शन दिए हैं आपको सर्च करके देख लेना, बाकी कंपलसरी तो वो तो फिल होके आएंगे आपके पास ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप बस 12 से प्रीव्यू दिखा देगा ये, आपने ये सब्जेक्ट लिए 6 सेमेस्टर में, सोच समझ के करना भाई, हरी बिल्कुल मत करना। हरी का मतलब समझ रहे हो ना, हरी मतलब वो नहीं भगवान, वो हरी भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं हरी का मतलब कह रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना, समझ गए? बिल्कुल जल्दबाजी मत करना इसमें, ये काफ़ी बच्चे रोते हैं, क्योंकि 3 साल तक के सब्जेक्ट आप आज ही सिलेक्ट कर रहे हो घर बैठे, समझ लो आज जो आपने सेलेक्ट कर लिया ना वो 3 साल चलेगा आपका। समझ गए ना मेरी बात? तो बिल्कुल सोच समझ करना, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बच्चों को भाई प्योर नॉलेज मिले और प्योर एक वो मिले, एडवाइस मिले, जो कि वाइज एडवाइस होती है, जो ठोकर खाने के बाद मिलती है बच्चों को। आपको ठोकर खाने के बाद ना मिले, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपको पहले मिल जाए। समझ गए मेरी बात? 3 साल के सब्जेक्ट आज ही सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा सोच के करना भाई कि 3 साल मेरे को पढ़ना है ये चीज़, तो मैं सोच समझ के करूँ, ताकि ऐसा ना करूँ मैं पहले सेमेस्टर में ही समझ आ जाए भाई मेरे तो गए 3 साल मैं तो पिला अच्छे से, क्योंकि मैंने तो भाई ऐसे ही बिना देख कर दिया। समझ गए ना आप? तो
सोच समझ के फिल करना है, बस यही मेरा मोटिव है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सब आपको डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करने के लिए वो अपलोड करने होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम में लिख दिया आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और एसटी से आप करते नहीं है, मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं ना रिजर्वेशन के लिए कर देते हैं, चलो मैं एसटी हूँ बोल देते हैं, एसटी है नहीं, वो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये बना हुआ है कि अपलोड करो डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मांगा भी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, जर्नल में हो, अनरिजर्व में, मतलब जनरल अनरिजर्व में हो, ओबीसी हो, एससी एसटी क्या हो, उसके लिए फॉर्म ये करना होता है, ठीक है। तो फिर वही बच्चा कर सकता है, वही बात आ गई। अब आपका सर्टिफिकेट तो आप वही कर सकते हो, ये करेक्ट करने के लिए सिर्फ आपकी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वही, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी डाल देनी है। फ़ोटो का भाई आपके पास, मेरे को पता है सबके पास यही होता है, दिक्कत होती है आपकी फ़ोटो अपलोड ही नहीं होती। वो कहता है अपलोड ही नहीं, क्यों अपलोड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम फाइल साइज़ 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज़ 200 KB होना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। समझ गए आप? बच्चों का फॉर्मेट का इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको बता दूँगा क्या होना चाहिए। आपने कोई फोटो, जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है, या आपने अभी अपनी सिग्नेचर की फोटो खींची, 10th 12th की मार्कशीट की फोटो खींची, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की फोटो खींची, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो खींची, किसी की भी खींची, खींचने के बाद ना फोटो क्लिक करी, उसने के बाद खींचने के बाद आपका पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है वो फोटो को अलग फॉर्मेट में कर देता है, जैसे कि अलग PNG में कर दिया, अलग JPEG में कर दिया, JPEG तो चाहिए होता है उसमें अलग कर दिया, तो अपलोड करने जाओगे वो लेगा ही नहीं। तो आपसे कह रहा है वो JPG का लाओ या JPEG का फॉर्मेट लाओ, और फाइल साइज़ होना चाहिए 10 से 200 KB तक का, ठीक है। करना क्या है, कन्वर्ट कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने फोटो खींची, यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही, वो कह रहा है JPG फॉर्मेट लाओ, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, लिखो, मतलब सर्च कर लो, जैसे आपके पास अभी आपके पास जो इमेज है वो PNG फॉर्मेट में है, फॉर्मेट तो आपको पता चल जाता है। आप फोटो पर क्लिक करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे ना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये कौन सा फॉर्मेट में है। PNG वगैरह में अगर वो होगी, किसी भी और फॉर्मेट में होगी, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपकी PNG में सिग्नेचर आपने फोटो खींची और PNG का फॉर्मेट है, आप अपलोड कर रहे हो, वो लेगा ही नहीं PNG का, तो क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, लिखना है PNG to JPEG कन्वर्टर, JPEG या JPG कन्वर्टर, ठीक है, जो भी आपको कन्वर्ट करना है, JPG और JPEG दोनों चल सकते हैं। तो आपके पास अगर PNG है तो लिख देना है PNG to JPG कन्वर्टर, ठीक है, लिख दोगे, उसमें फोटो अपने अपलोड कर दोगे, जो भी आप कन्वर्ट करना है वो उसको PNG से JPG में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट हो गया, एक काम तो हो गया आपको सारे डॉक्यूमेंट ऐसे कन्वर्ट कर लेने हैं, ठीक है, समझ गए ना। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो एक बार उसमें वेबसाइट पे जाना, PNG to JPG कन्वर्टर में करना, जो भी आपका फॉर्मेट है उससे कन्वर्ट करने से आपके पास, कह लो वेब PNG पे है आपके पास, वेब PNG पे वो फॉर्मेट होता है, तो लिखना वेब PNG to JPG कन्वर्टर, मतलब जौन सी फॉर्मेट में है ना उससे JPG कन्वर्टर कर देना, तो वो JPG में कन्वर्ट करके आपको दे देगा फोटो। उसके बाद ये भी दिक्कत आती है, कन्वर्ट तो कर ली, ये तो हो गया, फॉर्मेट तो आपके पास हो गया, पर काफ़ी सारे बच्चों का ना फाइल साइज़ बढ़ जाता है। आपने कह रहे भाई मैं तो HD फोटो खींचूंगा, आपने फोटो खींची, फोटो आगे 3 MB की फोटो बन गई, अब 3 MB की तो अपलोड होगी ना, हमारी वेबसाइट है यहाँ पर, इसमें लिखा हो 10 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में। अब उसका क्या सोल्यूशन है, तो आपको गूगल पर फिर से जाना है, गूगल पर जाकर लिखना है इमेज साइज रिड्यूसर, समझ गए। नहीं तो फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन में ऐप भी आते हैं प्ले स्टोर पे, नहीं तो गूगल पे भी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। आपको लिख देना है सिर्फ इमेज साइज़ रिड्यूसर, बस वो लिखोगे ना अपने आप वो साइज़ छोटा करके दे देगा, अपने आप वो आपका कितनी MB की इमेज हो आपकी वो कर देगा उसको, यार 200 MB से तो कम में कर देगा, वो कर देगा आपका, मतलब 50-60 KB में कर देगा, 10 KB में उस फोटो को कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हो, क्वालिटी भी नहीं गिरेगा और कर देगा, समझ रहे हो ना। सब इमेज में यही करना है, सबसे पहले तो JPG में कन्वर्ट कर लो अपना फॉर्मेट को, उसके बाद साइज़ रिड्यूस कर लो फाइल। अगर आपका पहले साइज़ रिड्यूस तो अपलोड करके देख सकते हो, अपलोड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा अपलोड तो आपको वही दिक्कत है भाई, आपको साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा, गूगल पर जाकर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कर लिया आपने, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट बताता हूँ एक बार क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो करनी है रिसेंट की, ये मत करना भाई आधार कार्ड से फोटो खींच के भेज दी, वहाँ पर रिसेंट ही करना है, जिससे भाई आपके जो ID कार्ड पे फोटो प्रिंट होकर आती है ना, ID कार्ड पे जो आपके मिलेगा, आपको ID कार्ड पे एक फोटो आती है आपकी प्रिंट होके, और आपके सिग्नेचर प्रिंट होके आते हैं, तो भाई उस पर तो आपकी करंट की लगेगी ना, ये थोड़ी 10th अपने 5th क्लास का आधार कार्ड की फोटो वही अपलोड कर दिया, अब कॉलेज की ID में अपलोड होकर आ रही है, समझ रहे हो, फिर समझ नहीं आएगा कौन बंदा, ये शक्ल चेंज हो गई, समझ रहे हो ना। तो क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिसेंट की फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर जो है उसकी फोटो अपलोड कर देना, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड, वोटर ID ये वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कर देना। सर्टिफिकेट ID आपको कर देनी है, कैंडिडेट ID प्रूफ वही बात है, अगर आपने आधार कार्ड करा है यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर भी आधार कार्ड भी अपलोड दोबारा कर सकते हो आप, अगर आप दोबारा नहीं करना तो यहाँ पर आधार कार्ड कर दो, यहाँ पर पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप पे वो कर देना, नहीं दोनों में सेम भी कर सकते हो शायद, ठीक है, करके देख लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आपने जर्नल से करा है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, ना ये मांगेगा,
ठीक है। अगर आपने जनरल से अनरिजर्व से करा हुआ है मांगेगा ही नहीं, क्योंकि पता आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करते, जनरल से हो आप, आपका सर्टिफिकेट कोई होता नहीं है जनरल का, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का, ठीक है। अगर आपने SC ST OBC AWS से करा है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा सर्टिफिकेट अपलोड करने का, वो अपलोड कर देना। इक्वलेंट सर्टिफिकेट फॉर 12th क्लास, ये भी आपको अपलोड कर देना, 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना दोबारा यहाँ पे, ठीक है। अदर में आपको कोई भी अपना एक और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जैसे अदर में कह सकते हो, जैसे कि आपने जो है अपलोड नहीं करना उसको दोबारा अपलोड कर दो, आधार कार्ड ही दोबारा अपलोड कर दो यहाँ पर, ठीक है। या पैन कार्ड कर दो यार, आप पे कितनी आईडी होंगी, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये आधार कार्ड, वोटर मतलब पासपोर्ट वगैरह जो भी आपका, आधार कार्ड भी दोबारा अपलोड कर सकते हो, वैलिड ID है वो, ठीक है। करने में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, बस फॉर्म फिल आपका हो चुका है। अब आ गया मेन स्टेप, मेन स्टेप कह लो या कह लो आपका एंड स्टेप, ठीक है। आपको कहेगा, अभी तो देखो मैंने हाइड कर रखा है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने हाइड क्यों कर, एक बार मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि मेरे को हाइड करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, मैंने स्क्रॉल कर लिया है। अब आपको पूरा जो आपने फॉर्म भरा है ना, वैसे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रीव्यू कराया था उसने कि फॉर्म फिल करने के बाद उसने कहा था भाई एक बार दोबारा पढ़ लो फॉर्म को, पर यहाँ पर आपको दोबारा भी कराया हुआ है, यहाँ पर दोबारा पूरा फॉर्म एक बार आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि जो आपने अब तक पूरा फॉर्म भरा है ना उसको एक बार प्रीव्यू कर लो, नज़र डाल लो पूरा फॉर्म सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में चीज़ें चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोच समझ के करना, कर लिया ये सब देख लो भाई आपने क्या सेलेक्ट करा है, आपने क्या क्या फिल करा है, सही है नहीं है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें सही है नहीं है, मैंने इस कोर्स जो लिया है वो मेनली सही है कि नहीं है, कहीं गलती से कोई क्लिक हो गया हो और आपने भाई BCom ऑनर्स लेनी हो, BBA आ जाए आपके पास या BA आ जाए तो ये देख लेना सही होना हो, सब आपने टाइम लगा के देख लेना भाई, 2 महीने तक फॉर्म चलते हैं या कम से कम, तो भाई इसीलिए टाइम दिया है ताकि बच्चा दिमाग लगा के टाइम लगा के पूरा भर सके, क्योंकि भाई पूरे 3 साल इससे डिसाइड होते हैं आपके, समझ रहे हो। तो दिमाग लगा के पूरा देख लेना आराम से, पेशेंस से। करने के बाद आपने सब कर लिया, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है कि येस आई एग्री पे क्लिक करना है कि मैंने सारा कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन है, कहने का मतलब ये सेल्फ डिक्लेरेशन में ये लिखा है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है सारी करेक्ट है मेरे बिहाफ पे, जो भी मैंने भरा है मैंने पूरी कोशिश करी है मैं सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, मैंने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और कभी भी अगर मेरे को ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की ज़रूरत भी पड़ी तो मैं प्रेजेंट भी कर सकता हूँ ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस सारे डिक्लेरेशन में ये लिखा होता है, सबका सेम होता है, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको, पूरा पढ़ने के बाद करना, ऐसे ही मत क्लिक कर देना मेरे को, देखकर पढ़ लेना इसको, उसके बाद यहाँ पर करना आई एग्री पे टिक, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर दिस इज द फाइनल सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म, यू कांट मेक चेंजेस टू द एडमिशन फॉर्म आफ्टर दिस फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो भाई ये समझ लो आपने जितना कराया ना एक बार इसको देख लो, अगर आपने यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दिया आप पीछे का एडिट नहीं कर सकते, ये हर साल होता है और बच्चे फंस भी जाते हैं कई बार इसमें, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। इसलिए पूरा प्रीव्यू कराया गया आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं, वो प्रीव्यू करा रहे हैं बार बार आपको, इसलिए आप पॉपअप भी इसलिए दिया है इन्होंने यहाँ पर कि भाई अगर आपने फॉर्म फिल करा है और आपको लगता है कि आपने कहीं भी कोई गलती करी है, कोई आपको एडिटिंग करनी है, कोई आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, तो यहीं तक छोड़ दो फॉर्म को, ठीक है। यहीं तक छोड़ कर अगर आप फॉर्म को बंद भी कर दोगे ना, इसलिए मैंने तो कैंसिल कर दिया गलती से यहाँ पर, ये तो देख लेंगे लोड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आपने जैसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, कर लिया हम रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हैं आप, कटेगा नहीं, वो सेव हो चुका है, ठीक है। अगर आपका भाई मैंने यहाँ तक सेलेक्ट करा है यार, अभी मैं सब्जेक्ट अभी मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मैं इसको वो नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता चीज़ों को, उन्होंने बताया या ये चेंज नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने पेमेंट पे एक बार क्लिक कर दिया तो आप पेमेंट पे रहोगे फिर हमेशा आप पीछे की चीज़ चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपका करना, अगर आपको भाई सोच समझ कर डिसीजन लो, घर वालों से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, बहन से पूछूंगा, तो आपका करना फॉर्म को यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो, आप फॉर्म बंद कर दोगे, आप बंद ना ही करो तो अच्छा है, बंद कर भी दोगे ना और दोबारा खोलोगे आईडी लॉगिन करोगे तो आपका यहीं से खुलेगा, दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा, आपका यहीं से प्रोसीजर खुलेगा, क्योंकि पीछे की चीज़ सारी सेव हो चुकी है आपकी आईडी में, समझ रहे हो, पीछे की चीज़ सारी सेव हो चुकी है आपकी, समझ गए ना आप मेरी बात। बस ये मेरे को बताना था कि आपको ये कर लेना है, सीधी बात ये थी कि आपको सोच समझ के यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट पर क्लिक कर दिया आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यही कहूँगा 1 दिन का टाइम ले लीजिए, बेशक 1-2 दिन सोच समझ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए यूट्यूब पे कैसे सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना है, सब रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर करना। जब आप समझ लो पूरा मैं संतुष्ट हूँ, मेरा कुछ चेंज नहीं करा, ओके पे जैसे क्लिक करोगे, अब ये आ चुका है आपकी वेरिफिकेशन की बात, समझ रहे हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपका आ चुका है, ये रहा सब कुछ, ठीक है। आपको फिल करने के बाद आपका आ गया है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है अब पेंडिंग में चली गई है, अगर आपकी वेरिफिकेशन ये वेरीफाइड हो जाती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सीधी बात में ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अभी पेमेंट फीस आप नहीं कर सकते, पेमेंट जब भी होगी जब ये वेरीफाई कर लेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, और वेरीफाई होती है कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में हफ्ते भी ले लेते हैं, कई हफ्ते भी ले लेते हैं वेरीफाई करने, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो वेरीफाई भी तो करने हैं, ये थोड़ी आपने कुछ भी अपलोड कर दिया और वो ले लेंगे उसको, तो ऐसा नहीं है, तो वो
ऐसा करते हैं कि वो आपने अपलोड कर दिया, अभी वो वेरीफाई करेंगे 1-2 हफ्ते तक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा टू मेक पेमेंट, और आपकी पेमेंट की अमाउंट बता दिया इनने कि आपकी जो पेमेंट है 1 साल की इतनी है, समझ गए? 1 साल की इतनी पेमेंट है आपकी, आपकी अलग भी हो सकती है, मेरी सेम नहीं होगी, ये नहीं आपकी भी नहीं होगी। आप ये देखिए, आपकी 1 साल की पेमेंट ये है, बस इन्हें बता दिया। वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग में चले गया, वेरिफिकेशन जैसे आपका होगा, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप पे मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन पे, आप दोबारा लॉगिन करेंगे, आप पे आ जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन, आप पेमेंट पे जाएंगे, क्यूआर स्कैन करिए, कैसे भी यूपीआई आईडी से कुछ भी करिए, आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही आपके हाथ में आपका आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, और कॉलेज का बता देता हूँ कैसे आपको अलॉट होगा। आपके हाथ में आपका आईडी कार्ड, जैसे आप पेमेंट करें, पेमेंट करते तुरंत आपके हाथ में आपका आईडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है, कि आपका आईडी कार्ड आ चुका है, ये लीजिए आपका एसयूएल का आईडी कार्ड है ये, ठीक है। आईडी कार्ड आ गया। आईडी कार्ड आने के बाद आपको बताता हूँ ना कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा। कॉलेज भाई अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एसयूएल में ऐसा होता है ना, आपको कॉलेज बिल्कुल जब जरूरत हो जब अलॉट कर जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, ऐसा नहीं है रेगुलर की तरह। ये रेगुलर में तो एक ही कॉलेज रहता है, रेगुलर में आपने एडमिशन लिया इस कॉलेज में तो आप 3 साल उसी कॉलेज में रहेंगे, तो आपको पता होता है कौन सा एडमिशन किस कॉलेज में लिया है। पर एसयूएल में भाई बहुत सारे कॉलेज एसयूएल कॉलेज के अंडर आते हैं, समझ रहे हैं? तो आपका जो भी आपका ये है तो आपको कर लेना है इसको, सीधी बात है। आपको कॉलेज जॉब मिलेगा वो आपको पता चलेगा जैसे आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना। अभी एडमिशन के थोड़े टाइम बाद आप क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सैटरडे संडे की जाने की, सैटरडे संडे आप जा सकते हैं, तो आपका फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि भैया आपकी क्लास जो है इस डेट को, इस डे को आपकी क्लास जो लग रखी है, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आपको अटेंड करनी है तो आप कौन से कॉलेज में जाएँ, आपका कॉलेज का नाम वहाँ पर नीचे लिखा होगा, और वो सेम नहीं रहेगा। ये सुन लेना बात मेरी, कहीं ये सुना भाई 3 साल तक अब मेरा यही कॉलेज मेरे को 3 साल तक मिल गया, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो आपको क्या मिलेगा, पढ़ने के लिए वो आपको एक कॉलेज दे देंगे कि भाई आपको अगर पढ़ना है तो आप कॉलेज जा सकते हैं, और इस कॉलेज में आप विजिट कर सकते हैं, इस कॉलेज में आप आईडी कार्ड लेके जाएंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए आपको अलग कॉलेज दे दिया जाएगा कि आप अब इस कॉलेज में चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका कोई पर्सनल कॉलेज नहीं है आपका, समझ रहे हो? और एग्जाम जहाँ पे होगा उसका अलग कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो? एग्जाम जहाँ होगा वो एडमिट कार्ड में आपका अलग कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपका कोई पर्सनल कॉलेज नहीं है, बस कॉलेज के बारे में आपको आपके फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब भी इनकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। यही वीडियो थी, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। और आपका फॉर्म फिल हो गया होगा होपफुली पूरा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई कमेंट बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है मैंने, ठीक है, उसमें जाके कमेंट करना। और अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो मैं वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई, 3 साल तक बहुत काम आएगा। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं अभी मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ, आगे वाले सेमेस्टर वालों को कितनों को हेल्प कर रहा हूँ मैं, कितने बच्चों के लिए वो डाल रहा हूँ मैं, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब डाल रहा हूँ। तो आपके लिए भी यही डालूंगा जब आपके एग्जाम आएंगे। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए कॉलेज के रिलेटेड, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के वो भी देता हूँ मैं अपडेट्स पे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।